इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम, अगर मैं ये कहूं कि ज़ेरे इंतज़ाम के बजाय ज़ेरे इस्तेमाल कह दूं तो ये मेरे लिए, मैं इसमें समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। का अभिनंदन जीता जागता सबूत था, जिसको पाकिस्तान ने चाय पिला के वापस भेज दिया था। सब के ऊपर इसराइल का नाम लिखा हुआ था। जब तू फौज में था, तूने क्या उखाड़ लिया था? और तू मेजर जनरल आसिम मुनीर का सर लेगा। हाँ, एक बात आपने सही भी की है। हाँ, जनरल आसिम मुनीर का सर मिल भी सकता है। 29 ड्रोन जो है वो पाकिस्तान उनके गिरा चुका है। ऑपरेशन का नाम भी संदूर रखें, ऑपरेशन संदूर। दावा की थी कि हमारे पास इतना तगड़ा सिस्टम है कि हम चाहें तो इसराइल से भी ज्यादा बड़ी जंग कर सकती। टीवी चैनल पर भी पाकिस्तान के तराने चल रहे थे और उनका पूरा नेटवर्क 100 से जायद उनके चैनल पाकिस्तान ने हैक कर लिए थे। मुसलमान खुद को वो गाँव मूत्र पिलाए या जय हिंद का, जय राम का नारा लगाए, तब भी वो अपने आप को मुस्लिम एक सच्चा हिंदुस्तानी साबित नहीं कर सकता। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। पाकिस्तान ने कभी महात्मा गांधी के खिलाफ नहीं बोला, हमने कभी चंद्र बोस के खिलाफ नहीं बोला, हमने कभी अबुल कलाम आजाद के खिलाफ नहीं बोला, हमने भगत सिंह के खिलाफ नहीं बोला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मुमताज अली और आप देख रहे हैं मुमताज ब्लॉग चैनल। हालांकि ये मेरा चैनल एक ब्लॉगिंग का चैनल है और इस पे बहुत सारी मैंने ब्लॉगिंग की हुई है। आप देख सकते हैं मेरे जाके प्लेलिस्ट के अंदर, और मेरे तमाम जो वीडियोस है उसके अंदर आप बेहतरीन सी ब्लॉगिंग देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूं इस मकसद के हवाले से कि जो आज ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया वार का, तो ये आपको हम बताते चलें कि ये तनाज़ा कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है और ये कहां तक जाके रुकेगा। तो चलिए पहले से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है पहलगाम हमले के दौरान। ये पहलगाम जो इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम, अगर मैं ये कहूं कि ज़ेरे इंतज़ाम के बजाय ज़ेरे इस्तेमाल कह दूं तो ये मेरे लिए, मैं इसमें समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। तो इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम जो है कश्मीर के अंदर पहलगाम एक जगह है जहां पर एक हमला होता है और ये बहुत ही भयानक हमला होता है 22 अप्रैल 2025 को। और पाकिस्तान के ऊपर ये इंडिया किसी सबूत के बगैर, इंडिया की मीडिया, इंडिया की मिलिट्री और इंडिया की पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सबूत के ये इल्जाम लगा देती हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये इनका हमेशा रोश रहा है, ये हमेशा उनका एक तरीका रहा है कि कोई भी हमला हो और वो उसके बाद फौरन लगा देते हैं इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर। तो उसके बाद क्या इनके माहिरीन ने इसके ऊपर क्या गुफ्तगू की है और क्या टीवी चैनल्स पे चलाया गया है और क्या दूसरे ममालिक हैं जो इंटरनेशनल सतह पर उनका क्या रद्द-ए-अमल आया है इस पूरे सिस्टम के ऊपर, वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और जो उनके हैं मेजर रिटायर्ड मेजर आर्यन साहब जो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर भड़कते रहते हैं, उनकी भी हम क्लास लेंगे कि उसने अपने जो ना दौरे के अंदर जब वो फौज में थे तो उन्होंने क्या उखाड़े थे पाकिस्तान के जो मिशन, क्या पाकिस्तान के खिलाफ क्या किए थे, तो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जनरल बख्शी जो आपको पता है कि पाकिस्तान के हक में बात किया करता था, अब उनका क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है वो भी हम बताएंगे। और भारत की जो मीडिया चीख चला रही है वो भी दिखाएंगे आपको। तो अभी और दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिसकी मैं दिल से इज्जत करता था और अभी भी करता हूं, उसकी भी हम थोड़ी सी क्लास लेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आइए मिलकर हम इस प्रोग्राम को आगे चलाते हैं और सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये एक ऐसा तनाज़ा था जिसने ना फकत भारत और पाकिस्तान को एक चौंका देने वाली प्रॉब्लम में डाल दिया, बल्कि पूरी दुनिया और साउथ एशिया तो पूरा समझो कि इस लपेट में आ चुका था और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के माबेन इस तनाज़े पर थी। तो ये तनाज़ा जो इंडिया में, आपको हमेशा पता होगा, आपने देखा होगा कि जब से बीजेपी की हुकूमत जब से स्टार्ट किया है तब से ये हमले होते रहते हैं। फिर आप कभी वो बाबरी मस्जिद का मसला देखेंगे, कभी ज्ञानवापी मस्जिद का देखेंगे, कभी आप हिंदू मुस्लिम के फसाद देखेंगे, लेकिन ये हमेशा उस वक्त पर ये मसले होते हैं जब वो इलेक्शन का टाइम आता है। अभी भी बिहार में इलेक्शन होने वाले थे, इस वजह से ये हमला हुआ। और जो हमें रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक जो है CNN और BBC या दीगर जो चैनल हैं उन पे ये खबरें चली थी कि हमने CCTV फुटेज
जो थे वो उनको देखा और सैटेलाइट तस्वीरें वगैरह और इंटरनेशनल मीडिया ने भी बताया कि ऐसा कोई शवाहिद नहीं मिलता कि यहाँ पे कोई पाकिस्तान ने ये अटैक किया हो पहलगाम के अंदर या उसके कोई इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर हो। लेकिन ये इंडिया की सारी प्रोपेगेंडा जो ना वो बेनकाब हो गई। उसके बाद इनके जो आर्मी के ऑफिसर्स थे उनके ऑडियो लीक हो गए, जिसके अंदर ये वाज़ेह तौर बताया गया कि ये पूरा अटैक जिसके पीछे जो हाथ था, जो मास्टर माइंड था, जो इसका ये जिसने मास्टर प्लान बनाया वो खुद इंडिया की आर्मी थी, खुद इंडिया की रॉ थी और इंडिया की पॉलिटिशियन में इसमें इन्वॉल्व थी। तो इसमें आपने ये भी देखा होगा कि उनके कुछ मेजर जनरल थे जो उनको फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया गया इस वजह से, ताकि वो ये खबर लीक कर रहे थे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी जो ISPR है, जो पब्लिक रिलेशनशिप के हवाले से जो काम करती है, एक इदारा है पाकिस्तान का ISPR का, उनके DGI ने भी इस बात पे पूरी रिपोर्ट जाहिर कर दी कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं हुई है, ना ही कोई उसकी वॉल्यूशन हुई है। और उसके बाद इंडिया ने तो उसकी मीडिया ने तो बहुत सारे समझो कि उनके आपने देखा होगा 2019 में उन्होंने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और पाकिस्तान के 2 कदे मार दिए। उसके बाद पाकिस्तान ने तगड़ा जवाब दिया उनको, जिसमें उनका अभिनंदन जीता जागता सबूत था, जिसको पाकिस्तान ने चाय पिला के वापस भेज दिया था। और उसके बाद ये इनका सिलसिला हमेशा नहीं रुकने का नाम ले रहा था और उन्होंने ये बार बार पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए, लेकिन उसका कोई नतीजा मौसर नतीजा नहीं मिल सका। ISPR के मुकम्मल जो रिपोर्ट जाहिर की गई थी उसमें तो मैंने आपको बता दिया कि उसने बता दिया कि हमने ऐसी तो कोई भी बॉर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा OIC और जो यूरोपीय यूनियन वगैरह हैं उन तमाम उन्होंने भी शवाहिद जो ना वो दे दिए कि इसमें पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप जियो टीवी को देख सकते हैं और साथ में जो डान न्यूज है उसको भी देख सकते हैं, उनकी मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये तमाम हवालात में जो ना वो आपको एक साथ बता दूंगा साथ में। और चीन ने तो फौरी तौर पर जब ये इंडिया का जो प्रोपेगेंडा शुरू हुई तो चीन ने फौरन ही समझो कि ग्लोबल जो चैनल्स है उसके ऊपर उसने ये बोल दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ ही जो लड़ेंगे इंडिया के साथ। और रूस है, अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की जो है उसमें उन्होंने अपील की है। UN जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी अखबार है और उनके ऊपर उनकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई कि उन्होंने खुद अपील की है पाकिस्तान को और इंडिया को कि सालसी तौर पर आप आ जाएं और ये आपस में गठजोड़ कर लें और सारी चीज़ों को छोड़ दें। लेकिन इंडिया वालों ने पहले किया अटैक, उसके बाद फौरन एक बुज़दिलाना उन्होंने अटैक कर दिया। ये फ़कत इल्ज़ाम इस बार नहीं लगाया था, इस बार इन्होंने एक बुज़दिलाना अटैक भी किया जो पाकिस्तान के इलाके बावलपुर में एक मस्जिद को उन्होंने निशाना बनाया, जिसमें काफ़ी सारे जो नमाजी और जमायती या इर्द गिर्द के रहने वाले लोग वो शहीद हो गए और उसमें एक मासूम बच्ची भी शहीद हो गई थी। अगर उनको जंग करनी थी तो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ करते, पाकिस्तान आर्मी के से करते, पाकिस्तान नेवी फोर्स से करते, लेकिन उन्होंने निशाना बनाया तो निहत्ते शहरियों को बनाया। ये एक बुज़दिलाना वार था जो रात के अंधेरे में उन्होंने छुपके किया। और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बहुत सारे जो ड्रोन भेजे, जिसमें तकरीबन पहले दिन में ये 7 और 8 तारीख के जो ड्रोन आए थे वो 24 के करीब थे, जिसमें तकरीबन सब के ऊपर इसराइल का नाम लिखा हुआ था। तो ये भी सवाल एक बनता है कि इसराइल से तो भी रिसेंटली कोई इंडिया ने ड्रोन खरीदा नहीं, तो ये इनडायरेक्ट इसराइल की सपोर्ट कर रहा है या ये चोरी छुपे कोई कटजोड़ है या ये वाकई इसराइल ने भेजे। लेकिन ये भी इनके एक ड्रोन पकड़े गए हैं जो अब जगह जगह पे गिरे हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल जो इदारे थे उनको इंश्योर कराया और वो खुशियां मना रहे थे। मेजर आर्यन जो उनका है वो खुशियां मना रहा था कि देखो हमने जीत लिया और अभी कराची तबाह हो गया और कोयटा तबाह हो गया, इस्लामाबाद तबाह हो गया, फलां शहर तबाह हो गया, ये तबाह हो गया। लेकिन जब पाकिस्तान ने उसके ऊपर मेम बनाना शुरू कर दिए कि देखो हम तो बिरयानी खा रहे हैं यहाँ पर और हमारे पास ये टिक्के वगैरह कबाब रखे हैं, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये नाच रहा था। और मेजर आर्या ने ये भी कहा कि मैं इनाम देना चाहूंगा जो जनरल आसिम मुनीर का जो सर लेकर आएगा उसके ऊपर मैं उनको 1 करोड़ का इनाम दूंगा। अबे तू कहां से निकलते हैं ये लोग और क्या इनके दिमाग में, जब तू फौज में था तूने क्या उखाड़ लिया था और तू मेजर जनरल आसिम मुनीर का सर लेगा। यार कोई बात ऐसी बनो जिसमें तुक बनती हो। जैसे
चलो किसी बैंक के बाहर जो खड़ा एक गार्ड होता है उसके बारे में बात करते, फिर भी बात ये बनती कि उनका सर कोई ला सके, लेकिन आपने डायरेक्ट एक जनरल का जो आर्मी चीफ हो उसका सर मांग लिया। लेकिन हाँ, एक बात आपने सही भी की है, हाँ जनरल आसिम मुनीर का सर मिल भी सकता है, क्योंकि हमारे जो जनरल होते हैं, जो पाकिस्तान के जनरल होते हैं, वो फ्रंट फुट पे होते हैं, वो बैक फुट पे नहीं होते, वो फ्रंट फुट पे होते हैं। और वो खुद आपने देखा होगा कि जो हमारे चीफ ऑफ एयरफोर्स थे, जो उन्होंने भी खुद पहली जो परवाज उसने उड़ाई थी। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि उनको आप जंग में शहीद कर पाए, ये तो हो सकता है कि उनका आप उनको जंग में शहीद कर पाए, क्योंकि हमारे जो जवान और हमारे जो जनरल ये सारे जो होते हैं वो बॉर्डर पे ही होते हैं, वो वहां पे आप उनको शहीद कर सकते हैं। बाकी अगर आप कहेंगे कि हम किसी को बंद भेजें, वो जाके उसको शहीद करके आगे, तो उतना पाकिस्तान कमजोर नहीं है और नहीं आप उनको शहीद कर सकते हैं। और जनरल बख्शी साहब, आप तो कह रहे थे कि हमने 62 में इनकी चाइना की टैंक हमारे अंदर आ गई थी, इंडिया को तबाह कर दिया था, और 65 में जो उनके पाकिस्तान की टैंक आ गई थी, हम तो लड़ना भी पाकिस्तान ने सिखाया है। तो अभी आपको ये गोदी मीडिया वाला वायरस कब से लग गया, कब से आपको मोदी ने ये खिलाया पिलाया जो आज उनकी आप बोली बोल रहे हैं? इतना बड़ा हमला करने के बाद और ये ड्रोन उड़ाने के बाद इंडिया ने व्हाइट फ्लैग उड़ा दिया था कश्मीर के इलाके में, श्रीनगर की जानब, ताकि हम अभी अमन चाहते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कहा कि हम जवाब देंगे और तगड़ा जवाब देंगे। ये बेचैनी थी पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी। और उसके बाद इन्होंने इनके जो जहाज थे, जो राफेल अभी इन्होंने न्यू खरीदे थे फ्रांस से, उनकी हरकत जो थी वो कश्मीर के जानब आ रहे थे, लेकिन उनको पाकिस्तान ने वहां पे ही लॉक कर दिया, उनका पूरा नेटवर्क सिस्टम रोक दिया। उसके बाद फ्रांस की भी नाराजगी जाहिर हुई कि हमने आपको इजाजत नहीं दी थी कि आप इस तरह से हमारे जहाज उड़ाएं, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको ब्लॉक कर दिया है। और पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो तगड़ा है, और ये बदनामी हमारी कंपनी की और फ्रांस की हो रही है, क्योंकि हमें तो आपके पायलट्स पे कोई भरोसा या एतबार नहीं। तो लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जहाज उड़ाने की कोशिश की, और पाकिस्तान ने उनके 6 जहाज मार गिराए, जिसमें 3 राफेल थे। और उसकी शर्मनाक, उनको इबरतनाक सजा समझो कि ये शिकस्त मिली। और उसके बाद उन्होंने दोबारा जो ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिए। तकरीबन अभी तक 29 ड्रोन जो है वो पाकिस्तान उनके गिरा चुका है। और गुज़श्ता रात पाकिस्तान ने एक जोरदार उनके ऊपर हमला किया, जिसमें उनके पूरा एयरबेस था उसको उड़ा दिया। और एक ही JF-17 थंडर जो पाकिस्तान का तैयारा है, जो पाकिस्तान ने खुद बनाया है, वो गया इंडिया के अंदर। और आप वो वीडियो भी मैं साथ में चला लेता हूं, आप देखें कि उसके ऊपर किस तरह वो बरसात की तरह वो उनके ऊपर वो बारूद चला रहे हैं। लेकिन उस पे वो देखो पायलट किस तरह से वो अपने आप को कामयाब तरीके से मिशन पूरा करके वापस आया। तो इन्होंने एक ये जो धमाका किया था, जो उनके ऊपर हमारे बावलपुर के ऊपर जो उन्होंने हमला किया था, इसको इन लोगों ने नाम दिया, मिशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि वो जो उनके मांग में सिंदूर भरते हैं उसके हवाले से इन्होंने दिया था ये। क्योंकि वो उनके जो 26 लोग सयाह जो मारे गए थे कश्मीर में, हमें भी अफसोस है, क्योंकि दहशतगर्द हमला था, उसमें पाकिस्तान का कोई भी अमल दखल नहीं था, ना ही कोई इनको शवाद मिल सके हैं। वो खुद अपने जाल में खुद फंस गए इलेक्शन के लिए वजह से। ये तो मोदी की हमेशा पुरानी आदत रही है, लेकिन हमें इस बात का बहुत बड़ा दुख है और अफसोस है। और लेकिन इन्होंने उनको एक जोड़ा भी था, उनके अंदर कोई लवर थे, कोई कपल था एक, वो उनके अंदर उनको भी मार दिया गया था। तो ये कह रहे हैं कि उसका संदूर उजाड़ दिया गया है, इसलिए हम इस ऑपरेशन का नाम भी संदूर रखें, ऑपरेशन संदूर। और ये इन्होंने किया था। लेकिन अभी पाकिस्तान ने वो उनके ऊपर एक कुरान की आयत से मंसूब एक ऑपरेशन किया है। ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया इनके ऊपर, जिसके अंदर इनका पूरा एयरबेस उड़ा दिया और इनके तमाम सैटेलाइट्स हैक कर दी गई और इनका पूरा नेटवर्क जैम हो गया। उन्होंने तो दावा की थी कि हमारे पास इतना तगड़ा सिस्टम है कि हम चाहें तो इसराइल से भी ज्यादा बड़ी जंग कर सकें, और इसराइल के पास इतना सिस्टम नहीं कि वो रोक सके इस तरह के मिसाइल के। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी अब्दाली, गौरी, गजनवी, शाहीन, हदफ और ये फतेह, नसर, जितने भी पाकिस्तान टेक्नोलॉजी है, इस सब को हम हैक कर सकते हैं। और अगर वो एक साथ हमला कर दे सारे के सारे, लेकिन फिर भी हम इनको मार गिराएंगे।
लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह से हमला किया कि उनके पूरे टीवी चैनल पर भी पाकिस्तान के तराने चल रहे थे और उनका पूरा नेटवर्क 100 से ज्यादा उनके चैनल पाकिस्तान ने हैक कर लिए थे। साथ में उनकी जो वेबसाइट्स हैं वो और उनका पूरा जो निजाम डिफेंस निजाम था उनको पाकिस्तान ने हैंग कर दिया था। उनको पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान का थंडर कैसे अंदर घुसा और कैसे उसने वार किया, किस तरह से उनके चीथड़े उड़ाए और उनकी चीखें चिल्लाने की आवाज सुनती रही थी। अभी तो भारत की मीडिया बिल्कुल खामोश हो चुकी है और खुद उनकी मीडिया पे कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जो कह रहे हैं कि आप अपने एयर बेस की हिफाजत नहीं कर सकते तो आप हमारी क्या हिफाजत करेंगे। आपने जितने सारे ड्रोन के उड़ाए वो पाकिस्तान ने सिर्फ 400 रुपए की गोली से गिराए हैं और आपका जो एयर बेस था जो खरमूर पे का था वो पाकिस्तान एक झटके में उड़ा दिया और उनका एक एक तैयारा आया JF-17 थंडर जो हमारे इलाके में घुसकर हमें मार के चला गया और हम उसको कुछ नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान ने अभी तो उनको भरपूर जवाब दे दिया है और आगे जो जो खबरें आती रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी जो मिलिट्री है या जो पाकिस्तानी है वो कहते हैं कि हमने सिर्फ अभी डिफेंस हमने हमारे जो डिफेंस का जो इख्तियार था वो हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी तक हमने समझो कि वो हम जो वार करना चाहते हैं वो अभी तक हमने वार नहीं किया है। और इस वक्त हमारे पाकिस्तान के जितने भी आर्मी के जवान हैं, एयरफोर्स है, पुलिस है और जितने सिक्योरिटी इदारे हैं वो सब और उनके साथ पाकिस्तानी अवाम, स्टूडेंट्स और पॉलिटिशियन सारे कहते हैं कि हम सब सिपाही हैं और हम सब लड़ेंगे और मरेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई जंग हो, हम नहीं चाहते कि कोई लड़ाई हो, लेकिन अगर हमारे ऊपर ये जंग मसलत कर दी गई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये था पाकिस्तान का एक बेहतरीन सा मिशन जिसमें पाकिस्तान ने उनको बहुत अच्छी बुरी तरह से शिकस्त दी। और एक बात मैं करता चलूंगा सदर ओवैसी साहब की कि वो कहता है, उससे किसी ने सवाल किया एक लड़के ने कि आपसे हमें ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तानी मुसलमान हमारे भाई हैं कि नहीं। तो वो जवाब भी आए बाएं करता दे रहा क्योंकि कायदे-आज़म ने एक बात कही थी वो अभी साबित होने जा रही है। उसने बोला था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों आप पाकिस्तान में आ जाओ, नहीं तो आप सारी उम्र भी अपने आप को हिंदुस्तान के वफादार साबित करने में लगा दो, लेकिन आप साबित नहीं कर पाओगे। इस वक्त ये सिचुएशन आ चुकी है कि अगर पाकिस्तान मुसलमान, इंडिया का मुसलमान खुद को वो गाँव मूत्र पिलाए या जय हिंद का, जय राम का नारा लगाए, तब भी वो अपने आप को मुसलमान एक सच्चा हिंदुस्तानी साबित नहीं कर सकता। तो उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या पाकिस्तानी मुसलमान और इंडियन मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं कि नहीं। तो उसने बोला कि उसने अजमल कसाब भेजा, उसने ये किया वो किया। तो उनसे सीधा साधा सवाल उन्होंने पूछा था, आप अजमल कसाब को छोड़ो, आपसे उन्होंने सवाल किया था कि पाकिस्तानी मुसलमान आपका भाई है कि नहीं। तो उसका जवाब सीधा साधा देते कि हाँ है या बोलते कि नहीं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो हुज्जतुल विदा के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फतवा दिया था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो ये अजमल कसाब का बहाना बनाकर ये कह रहा था कि हाँ है वो। आप बोल देते ना कि नहीं है, आप हदीस का इनकार कर देते कि हम पाकिस्तानी हमारे मुसलमान भाई नहीं है। अगर आप अजमल कसाब की बात करते हो, एक तो वो हमारा कोई प्लांटेड नहीं था, वो एक जो भी था दहशतगर्द था, जो भी आप कहें उसको, वो अजमल कसाब था, उसके साथ जो भी हो, लेकिन उसमें पाकिस्तान की कोई सरकारी या पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या पाकिस्तानी मिलिट्री की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं की। लेकिन आपका जीता जागता हमारे पास सबूत बैठा हुआ है कुलभूषण जाधव, जिसने सैकड़ों मासूम बच्चों को उड़ा दिया पेशावर सानी के अंदर। ये बड़ा दर्दनाक सानिया होता है और हमारे पास अभी तक वो कैद है। तो आप क्या उसके बारे में कहेंगे कि उसने आकर पाकिस्तान के इतने सारे मासूम बच्चों को मार दिया, जो छोटे बच्चे पड़े थे, जिसपे हमारा जवानों ने एक नगमा भी बनाया था कि हम ऐसी कौम से हैं जिसके बच्चों से वो डरता है। तो ऐसे मासूम बच्चों को उड़ाने वाले के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो आपका भाई है? उनको आप भाई बोलेंगे? अच्छा, उसके बाद जो नथुराम गोडसे ने, जिसने महात्मा गांधी को गोलियां मार के हलाक कर दिया, उसकी पार्टी अभी बैठी हुई इलेक्शन जीतकर आपके पास वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास है, उनके वजीर आजम साहब बैठे हुए हैं, उनको आप भाई क्या उनको भाई मानते हैं? या जो इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया उनको भाई मानते हैं? या जिसने इंदिरा गांधी को मारा, राजीव गांधी को मारा, उनको भाई मानते हैं? जी हाँ, जिन्होंने सिखों के ऊपर 1984 में जो इतने दर्दनाक इतने अटैक किए, उनके मासूम बच्चों, खवातीन और मर्दों बुजुर्गों को मारा, क्या उनको भाई कहेंगे? या जो अभी पाकिस्तान मुसलमानों के ऊपर सरेआम वो तेजाब डाल रहे हैं, जिनको गाँव मूत्र पिला रहे हैं, जिनके ऊपर हयोली के रंग छेड़ रहे हैं, उनके
मार गिरा रहे, क्या उनको भाई बोलेंगे? तो अगर आपके वो भाई हैं तो पाकिस्तानी भाई क्यों नहीं बन सकते? तो आप एक तो दूसरी ये बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो आपके ऊपर, आपके अंदर इतने सारे ये अटैक हुए हैं, मुसलमानों के ऊपर अटैक हुए हैं, ये सारे आपको अटैक नजर नहीं आते? ये क्या पाकिस्तान कर रहा है अटैक? या कश्मीर के ऊपर जो अभी पहलगाम में हुआ, ये पाकिस्तान ने किया है? पठानकोट में पाकिस्तान किया था, और पुलवामा का हमला पाकिस्तान ने किया था। कोई सबूत, कोई सुराग? क्या 1984 में सिखों को पाकिस्तान ने मारा था? बाबरी मस्जिद को पाकिस्तान ने शहीद किया है? इंदिरा गांधी को पाकिस्तान ने शहीद किया है? या आपका महात्मा गांधी जिसको बापू बोलते हैं, उसको पाकिस्तान ने मारा है? आप हमेशा जिन्ना जिन्ना करते रहते हो, जिन्ना की मुखालफत करते रहते हो। हम कहते हैं, हम पाकिस्तानियों ने कभी महात्मा गांधी के खिलाफ नहीं बोला, हमने कभी चंद्र बोस के खिलाफ नहीं बोला, हमने कभी अबुल कलाम आजाद के खिलाफ नहीं बोला, हमने भगत सिंह के खिलाफ नहीं बोला, हमने कभी राजीव गांधी के खिलाफ नहीं बोला, हमने कभी जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि ये सारे हीरो थे। इन्होंने मिलकर पाकिस्तान और इंडिया को आजादी दिलाई थी बरतानिया से। और इस वक्त आप कहते हैं को ये तो पाकिस्तान तो बना हुआ है, बाद में बना हुआ है, हमारा असल तो जो कुछ एक सिख भी बंदा था, वो कह रहा था कि दूसरे सिखों को गालियां दे रहा था, कह रहा था कि आप क्यों कहते हो कि हमारा जो हम क्यों बुरा कहें उस स्थान को जहाँ पे गुरु नानक की मजार है? तो गुरु नानक की मजार तो हिंदुस्तान में है, क्योंकि वो हिंदुस्तान था। और भाईजान, तो हम भी कोई बरसात में ऊपर से नहीं तबके हैं, हम भी इसी मिट्टी से पले हैं, इसी पट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में जाएंगे। सिर्फ ये था कि हमने मिलकर आजादी ली थी अंग्रेजों से, और हमने आजादी लेने के बाद सिर्फ एक लकीर खींची थी, जिससे दो टुकड़े किए थे हमने मुल्कों के। एक मुल्क वह रह गया था मशरक में, एक मगरब में। तो हिंदुस्तान तो एक नाम पहले से था, लेकिन अभी दूसरे मुल्क का नाम क्या रखें? फिर हमने पाकिस्तान रख लिया, क्योंकि ये मुसलमानों ने अलग से एक मुल्क की मांग की थी, एक ही लकीर खींची है। हम कोई बाहर से आए नहीं है, हम यहीं के बंदे हैं, यहीं के से पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। तो हमने सिर्फ एक लकीर खींच के दो मुल्क बनाए हैं, वो आजादी हमने एक साथ मिलकर ली है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, तब पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल बना था, वो भी एक पाकिस्तानी ही बना था, एक हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, जिसको बाद में पाकिस्तान हिंदुस्तान दो कंट्रीज बन गए थे। हमने उसी के मिट्टी का जो गवर्नर जनरल बनाया था। लेकिन आपने फिर भी बरतानिया का जो गवर्नर था, आपने उनको बनाया, आपने एक अंग्रेज को गवर्नर बनाया था, हमने फिर भी एक पाकिस्तानी मुस्लिम को गवर्नर जनरल बनाया था। आपने उस वक्त भी एक अंग्रेज को गवर्नर जनरल बनाया। और दूसरी बात ये, आप कहते हैं कि सिखों के ऊपर आपने हमले किए बहुत सारे, आप उनको 1984 में उनके कत्लेआम किया, लेकिन फिर भी आप कहते हैं भगत सिंह हमारा हीरो, भगत सिंह हमारा हीरो। भगत सिंह आपका कब से बना? भगत सिंह का जन्म पाकिस्तान में हुआ, उसको फांसी भी पाकिस्तान के शहर लाहौर में लगा दी गई, उसकी समाधि पाकिस्तान लाहौर में है, वो सारा पाकिस्तान का था। तो वो आपका कब से बना? लेकिन हम कहते हैं वो हम सबका हीरो था, आपका भी था, हमारा भी था। और हम कहते हैं कि जो अबुल कलाम आजाद, वो आपके भी हीरो थे, हमारे भी थे। तो इस तरह ये जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना आपके भी हीरो हैं, हमारे भी हीरो हैं, क्योंकि ये इन्होंने आजादी मिलकर ली थी। उसके बाद जो नफरतें फैली हैं, उसके बाद हमने एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं, लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे। गांधी तो आखिर तक ये कह रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया जुड़ कर रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप होश के नाखून लें और अपने दिमाग को ठंडा रखें। बाकी आप उनके दिल में जगह बनाने के लिए ये तिरंगे का जो दस्तार बांधे, चाहे आप जाके कोई भगवा रंग उसका बांध ले, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप शिवलिंग के आगे जाके माथा भी टेकेंगे, तब भी ये आपके ऊपर एतबार नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। और मिलेंगे इंशाल्लाह अगले बेहतरीन से व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।